Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from thermodynamics, and in today's lecture we are going to discuss the driving force in case of spontaneous processes. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन किया और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस किसे कहते हैं वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। समझाने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है विच टेक प्लेस इन नेचर बाय देयर ओन और विच रिक्वायर सम स्मॉल इंसेशन फॉर देयर ऑकरेंस। उन प्रोसेसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं जो प्रोसेसेस नेचर में खुद से होती है, या वो प्रोसेसेस जिनको कैरी आउट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद वो प्रोसेसेस खुद से हो जाती है। उन प्रोसेसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस है जो खुद से कैरी आउट नहीं होती, या अगर हमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को कैरी आउट करना हो तो उनको कैरी आउट करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचर में होती है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्राइविंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में रिएक्टेंट्स को खुद से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवाता है। और ऐसा फोर्स, इसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनती है और एक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनती है। तो यहां पे मैं कहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइविंग फोर्स के बारे में। ड्राइविंग फोर्स है क्या? इट इज द फोर्स which is responsible for the spontaneity of the process. It is the force which is responsible for the spontaneity of the processes. वो फोर्स जिसकी वजह से कुछ प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होती है, उसी फोर्स को हम नाम देते हैं बेटा ड्राइविंग फोर्स। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्ट उस वाटर में खुद से डिसॉल्व हो जाता है, सो उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। या जब बारिश होती है, बारिश होने के समय पानी ऊपर से खुद नीचे आ जाता है, तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। या अगर हम एक ओपन कंटेनर में पानी लेते हैं, वो पानी खुद से इवापोरेट हो जाता है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो नेचर में बाय देयर ओन ऑकर होते हैं, यानी कि खुद से हो जाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर, उन प्रोसेसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं। लेकिन उन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में कुछ फोर्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स आर ड्रिवन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स बाय देयर ओन। उसी फोर्स को हम नाम देते हैं बेटा ड्राइविंग फोर्स। सो व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स? एक्चुअली इट इज सम एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज सम फोर्स which is responsible for making a particular process spontaneous and for making some other processes non-spontaneous. So मैंने यहाँ पे क्या कहा? ड्राइविंग फोर्स क्या है? It is that force which is responsible for the spontaneity of the processes. वो फोर्स जिसकी वजह से एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनती है, उसी फोर्स को हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। तो ये तो हमने डेफिनेशन बता दी कि स्पॉन्टेनियस फोर्स होता क्या है। लेकिन स्पॉन्टेनियस फोर्स एक्चुअली है क्या, जिसकी वजह से एक्चुअली एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनती है? यानी कि व्हाट इज द एक्चुअल नेचर ऑफ दिस ड्राइविंग फोर्स, या हम किस बेसिस पे एक प्रोसेस को कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और किस प्रोसेस को हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। हमें कुछ तो क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा ड्राइविंग फोर्स का, यानी कि नेचर ऑफ ड्राइविंग फोर्स स्टडी करने के लिए, कि एक प्रोसेस में कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जो उसको स्पॉन्टेनियस बनाता है।
और कौन सा फोर्स कुछ प्रोसेसेस में ऐसा है जिसकी वजह से वो नॉन स्पॉन्टेनियस बनती है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनती है. सो दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है. टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. बेटा एक चीज हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब भी किसी सबस्टेंस की एनर्जी ज्यादा हो तो वो अनस्टेबल होता है, और जब भी किसी सबस्टेंस की एनर्जी कम हो तो दैट लीड्स टू इट स्टेबिलिटी, वो सबस्टेंस स्टेबल होता है. अगर कुछ रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो उस टाइम प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे फिर, स्टेबल. और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें स्टेबल प्रोडक्ट बने ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, उन्हीं रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कह सकते हैं. सो फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स इज द टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. जिन प्रोसेसेस में रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट्स तक जाते समय एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स डिक्रीज हो जाए, उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी उस प्रोसेस में. ऐसी प्रोसेस में जिसके होते होते एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स डिक्रीज हो जाए, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट डेवलप हो जाए, ऐसी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है. तो पहला ड्राइविंग फोर्स क्या है? पहला ड्राइविंग फोर्स जिससे हम कह सकते हैं कि यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं है. अगर आपकी रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है और उस प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो आप कहोगे बेटा प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस. लेकिन अगर आपकी रिएक्शन में एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, तो ऐसी रिएक्शन नेचर में होगी ही नहीं, ऐसी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. सो मैं पहला आपको जो ड्राइविंग फोर्स समझा रहा हूं, दैट इज टेंडेंसी टू acquire minimum energy. Tendency to acquire minimum energy. It is the first driving force which is responsible for the spontaneity of the processes. मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, एक एग्जांपल देता हूं, देख लीजिए. I will take कार्बन. मैं यहां पे कार्बन लेता हूं और इस कार्बन को मैं ऐड कर दूंगा ऑक्सीजन. कार्बन, यू नो दैट इट इज द सॉलिड सबस्टेंस, और सॉलिड सबस्टेंस है कार्बन, और इसको मैं ऐड कर देता हूं ऑक्सीजन विच इज अ गैस. ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस. बेटा देख लीजिएगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है. उसके बदले में लिखूंगा डेल्टा एच. कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बेटा कुछ अमाउंट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसके बदले मैंने क्या लिखा, डेल्टा एच. और ये जो डेल्टा एच का वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 393.5 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी बेटा रिलीज हो जाती है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है. एक मिनट रुकिएगा बेटा. जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के समय कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है. कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है? 393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है. तो यहां पे मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा. नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई है. अब बताइए बेटा, अब बताइए आप, जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो एनर्जी रिलीज हो गई. जब एनर्जी रिलीज हो गई तो प्रोसेस का नाम क्या पड़ेगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस.
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सोथर्मिक बिकॉज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब बताइए, ये रिएक्शन एक सिस्टम में हो रही है, समझो, ये रिएक्शन एक सिस्टम में हो रही है, और सिस्टम में जब रिएक्शन हो रही है प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में कुछ एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो रही है, वो एनर्जी कहां जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। तो सिस्टम की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस, इट विल हैव लेस एनर्जी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की एनर्जी कम होगी तो ये क्या होगा फिर, स्टेबल, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी स्टेबल। एक सिस्टम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वो सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो कम होगी, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टेबल। अब बताइए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, स्टेबल। क्या ये ऐसी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, स्टेबल। ऐसी रिएक्शन नेचर में खुद से हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को फायदा मिल रहा है, कंबाइन करके स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसी प्रोसेस का नाम पड़ेगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये प्रोसेस नेचर में खुद से हो जाएगी, ये प्रोसेस जो है नेचर में खुद से हो जाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस में स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। हर कोई चीज चाहता है, हर कोई रिएक्टेंट चाहता है मैं एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाऊं। जब यहां पे स्टेबल प्रोडक्ट बनाया तो ये रिएक्शन आसानी से होगी। इसी प्रोसेस को मैंने नाम दे दिया क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नो, इसको हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों कहा, क्योंकि इसमें वो प्रोडक्ट बना जो स्टेबल है। लेकिन वो स्टेबल किसकी वजह से है, एनर्जी रिलीज होने की वजह से, एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से। सो द टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ये पहला ड्राइविंग फोर्स है। एनर्जी का रिलीज होना ये पहला ड्राइविंग फोर्स है, जिसकी वजह से स्टेबल प्रोडक्ट बनता है और जिसकी वजह से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। और देखा गया है ये रिएक्शन जो है नेचर में खुद से हो जाती है। कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय इट्स ओन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होना, स्टेबिलिटी डेवलप होगी, और हर कोई रिएक्शन चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट स्टेबल बने। जब प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो ये प्रोसेस खुद से हो जाएगी। दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स इन दिस रिएक्शन, द ड्राइविंग फोर्स इन दिस रिएक्शन, जिसकी वजह से ये रिएक्शन खुद से हो रही है, स्पॉन्टेनियस बन रही है। द ड्राइविंग फोर्स इज द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स और द रिलीज ऑफ द एनर्जी मेक्स दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। देख लीजिए बेटा, आई विल टेक दिस कंपाउंड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस combines with Cl2, क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन कर रहे हैं। वी आर स्टडीइंग द फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। हर कोई रिएक्शन चाहती है कि जो मेरा प्रोडक्ट बने उसकी एनर्जी कम हो, उसकी एनर्जी कम हो तो और स्टेबल बने, और ऐसी प्रोसेस नेचर में खुद से हो जाती है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि प्रोडक्ट स्टेबल होता है। चलिए बेटा, H2 प्लस Cl2 ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं। दे फॉर्म 2 टाइम्स HCl गैस, यहां पे HCl गैस मिल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन कर रहा है और आपका HCl गैस बना रहा है यहां पे। लेकिन यहां पे भी इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, यहां पे भी कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। मैं माइनस साइन लिखूंगा, माइनस साइन इंडिकेट्स कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। 92.0 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहां पे रिलीज हो जाती है। अब बताइए बेटा, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन कर रहा है और HCl गैस बना रहा है, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। जब यही रिएक्शन एक सिस्टम में होगी, सिस्टम में से कुछ इतनी एनर्जी लॉस होगी, वो एनर्जी कहां जाएगी, सराउंडिंग में, और जो प्रोडक्ट होगा सिस्टम में उसकी एनर्जी क्या होगी, कम, लेस एनर्जी।
लेस एनर्जी मीन्स इट विल बी स्टेबल। अब बताइए, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन तो हो रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? स्टेबल। क्या इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में खुद से कन्वर्ट हो जाएंगे? हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है। जब प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो ये दोनों चाहेंगे हम ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करें, क्योंकि इनके रिएक्ट करने से इनको फायदा मिल रहा है, ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनका मिलना दैट इज फ्रूटफुल फॉर देम। यानी कि यहां पे इनका कंबाइन होना, उसकी वजह से स्टेबिलिटी डेवलप हो रही है, तो ये रिएक्शन नेचर में खुद से हो जाएगी। इट विल आल्सो बी ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब बताइए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि इस प्रोसेस में भी प्रोडक्ट की एनर्जी डिक्रीज हो गई है, तो दैट डिक्रीज इन एनर्जी लीड्स टू स्टेबिलिटी, and the stability of the product makes the process spontaneous. So the decrease in energy of the product, that is tendency to acquire minimum energy, minimum energy का यहां पे होना और प्रोडक्ट का स्टेबल बनना, that is the driving force which makes this reaction a spontaneous one. तो ऐसी ही बहुत सारी प्रोसेसेस है जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, जिनको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस कहते हैं। वो सारी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उन एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में प्रोडक्ट की एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से जो स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है प्रोडक्ट में, उसी की वजह से वो प्रोसेस नेचर में खुद से हो जाती है, क्योंकि उस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल बनता है और प्रोसेस जो है आपकी स्पॉन्टेनियस बन जाती है। सो आई विल हम क्या पढ़ रहे हैं मेरा? ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बन रही है। तो पहला ड्राइविंग फोर्स क्या है? टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। जिस रिएक्शन में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगी वो हमेशा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। सो मैं यहां पे एक नोट लिखवाता हूं, एक नोट, ऑल द एक्सोथर्मिक reactions, all the exothermic reactions are spontaneous in nature, बेटा जब हमने पहला ड्राइविंग फोर्स पढ़ा, हर कोई रिएक्शन चाहती है कि मेरा जो प्रोडक्ट बने उसकी एनर्जी कम हो और वो स्टेबल हो। यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कब कम होती है? जब कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उस प्रोसेस का नाम क्या पड़ेगा? एक्सोथर्मिक। यानी कि एज पर फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स, ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज हो जाए, उसकी वजह से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डेवलप हो जाए, और ऐसी ही प्रोसेसेस क्या होंगी? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर एनर्जी रिलीज हो गई प्रोसेस में, वो प्रोसेस खुद से हो जाएगी नेचर में, आपको कोई एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही है, खुद से एनर्जी रिलीज हो रही है, खुद से स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसी प्रोसेस हमेशा क्या होगी? स्पॉन्टेनियस इन नेचर। अब बेटा एक चीज मैं आपको यहां पे समझाता हूं, लिमिटेशंस ऑफ दिस ड्राइविंग फोर्स। जो पहला ड्राइविंग फोर्स टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, इस ड्राइविंग फोर्स के हिसाब से हमने ये तो एक्सप्लेन किया कि एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हमेशा क्या होती है? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो क्या होता है? स्टेबल। लेकिन इस फैक्टर के कुछ लिमिटेशंस है, मैं समझाता हूं। लिमिटेशंस ऑफ दिस ड्राइविंग फोर्स। विच ड्राइविंग फोर्स? जो पहला ड्राइविंग फोर्स हमने डिस्कस किया, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ये पहला ड्राइविंग फोर्स है। इस ड्राइविंग फोर्स की एक लिमिटेशन हम डिस्कस करते हैं। इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, लेकिन मेन में बताता हूं। देख लीजिए बेटा, हमने अभी तक पढ़ा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है उनमें एनर्जी रिलीज हो जाती है। जब एनर्जी रिलीज हो जाएंगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, उसमें स्टेबिलिटी डेवलप होगी, और ऐसी रिएक्शन नेचर में खुद से हो जाएगी, उसी का नाम पड़ेगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन बेटा अगर कोई रिएक्शन ऐसी है कि उसमें एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक, उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी?
वो स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। क्या ऐसी प्रोसेस नेचर में खुद से हो सकती है? क्या ऐसी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो पहले ही कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होगी जिसमें एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेसेस भी है जिनमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन वो प्रोसेसेस भी स्पॉन्टेनियस होती है। तभी मैं कह रहा हूं इसकी लिमिटेशन है इस ड्राइविंग फोर्स की। देख लो, आई विल टेक दिस एग्जांपल, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ही होता है एट रूम टेम्परेचर, लेकिन ये वाटर कन्वर्ट होता है इनटू वाटर वेपर्स। वेपर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, H2O गैस, गैसोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देख लीजिए बेटा, वाटर लिक्विड फॉर्म में है और वाटर जो है बाय इट्स ओन खुद से कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर। आप देखोगे, अगर आप एक कंटेनर में पानी रखते हो, एक बर्तन में अगर आप पानी रखोगे और उस बर्तन को आप खुला छोड़ दोगे तो होगा क्या? वो पानी खुद से इवापोरेट हो जाता है। वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पानी लिक्विड है और वेपर एक गैसवस फेज रिप्रेजेंट करता है। जब वाटर की इवापोरेशन होती है, जब वाटर की इवापोरेशन होती है तो वाटर की इवापोरेशन का होना इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये खुद से हो जाती है नेचर में। लेकिन इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है, देख लीजिए क्या, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स। इस रिएक्शन में डेल्टा एच जो है, एनर्जी जो है डेल्टा एच, इसमें एब्सॉर्ब होती है। आई विल राइट डाउन द पॉजिटिव साइन। 44 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहां पे एब्सॉर्ब होती है, तब जाके लिक्विड वाटर गैसवस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब देख लीजिए, इवापोरेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से होना, रिवर से, लेक से, स्ट्रीम से ओपन कंटेनर में पानी रखो, पानी खुद से इवापोरेट हो जाता है। तो पानी का इवापोरेट होना दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर आप एनर्जी के हिसाब से देखें, यहां पे एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, बेटा बताइए, एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है कि एब्सॉर्ब? एब्सॉर्ब। कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है? 44 किलो जूल पर मोल। क्या इस वाटर वेपर की एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? दैट विल बी लार्ज। इसकी एनर्जी होगी हाई, हाई एनर्जी। प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होगी क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है तब जाके वाटर बना है, वाटर वेपर। इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा? अनस्टेबल। अब बताइए, वाटर लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर की एनर्जी ज्यादा है, वो अनस्टेबल है। क्या रिएक्शन ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो प्रोसेस क्या होनी चाहिए थी? नॉन स्पॉन्टेनियस। पर जब हम ये देखते हैं ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, तो इसका मतलब है द टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी और एक्सोथर्मिसिटी, दैट इज नॉट द ओनली रीजन but due to which a process becomes spontaneous। हम तो कह रहे थे कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी उसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी और वो रिएक्शन खुद से हो जाएगी। लेकिन बेटा यहां पे एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब है ये जो फैक्टर हमने पढ़ा, ये एक काफी नहीं है ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए कि एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। चलिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं, आपको ये चीज क्लियर करने के लिए, कि ये फैक्टर काफी नहीं है एक प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस नेचर एक्सप्लेन करने के लिए। एक और एग्जांपल में देता हूं, देख लीजिए। N2 nitrogen gas combines with 3 times hydrogen gas and they form 2 times NH3 gas, और यहां पे
कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, माइनस साइन 92 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहां पे रिलीज हो जाती है। अब बेटा देख लो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, और जब ये इसके साथ कंबाइन हो गया तो आपको अमोनिया मिल रहा है। लेकिन अमोनिया बनने के समय कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट कंफर्म्स वन थिंग कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इट इज एक्सोथर्मिक। अब बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम, इट विल हैव लेस एनर्जी। लेस एनर्जी का होना मतलब इट विल बी स्टेबल, समझ लीजिएगा। नाइट्रोजन कंबाइन्स विद हाइड्रोजन and gives 2 times NH3. At the same time, there is the release of energy. That means the energy of the product that is less and the product is stable. बताइए क्या ये प्रोसेस spontaneous होगी कि नॉन spontaneous? Obviously, there is decrease in energy. जब decrease in energy होगा तो stability होगी। जब रिएक्शन में stability डेवलप हो रही है, ऐसी रिएक्शन नेचर में खुद से हो जाएगी। It will be a spontaneous process. It will be a spontaneous process. और ये होती भी है spontaneous process। लेकिन मसला क्या है इस रिएक्शन में? मसला दूसरा है। दूसरा मसला यह है, अगर आप ये रिएक्शन रिवर्सिबली करोगे, रिवर्स डायरेक्शन में, अगर आप यही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में करोगे, एक रूल है केमिस्ट्री में बेटा, केमिस्ट्री में एक रूल है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड होगी हमेशा एंडोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में एनर्जी लॉस हो रही है 92 किलो जूल, बैकवर्ड रिएक्शन में यही एनर्जी गेन होगी, दैट विल बी एंडोथर्मिक। तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी बेटा? एंडोथर्मिक। बैकवर्ड रिएक्शन विल बी एंडो। तो हमें बैकवर्ड में इतनी एनर्जी वापस देनी पड़ेगी अमोनिया को, तब जाके वो वापस रिएक्टेंट्स बनाएगा। तो ये जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट, बट बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडो। एंडोथर्मिक में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये बनेगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? अनस्टेबल। अब बताइए, क्या दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं हो सकती। अगर हम एनर्जी फैक्टर के हिसाब से देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा और ये स्टेप होगा स्पॉन्टेनियस। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो अनस्टेबल होगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन आसानी से होगी ही नहीं, दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन टू आवर सरप्राइज व्हाट वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, व्हाट वी ऑब्जर्व, बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर स्पॉन्टेनियस। हालांकि खाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला स्टेप स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था। बट हम क्या देखते हैं इस रिएक्शन में, बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों स्टेप्स जो है स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो इसका मतलब आप क्या है? इसका मतलब यह है, ये जो ये हम ड्राइविंग फोर्स पढ़ रहे हैं, कौन सा ड्राइविंग फोर्स? टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ये फैक्टर अकेले ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फैक्टर के हिसाब से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, प्रोडक्ट स्टेबल होता है, और वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, और ऐसी रिएक्शन खुद से होगी ही नहीं, दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन जब हम देखते हैं बोथ एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इन सम केसेस बोथ आर स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, दिस फैक्टर, दिस ड्राइविंग फोर्स alone cannot predict whether the process is spontaneous or non-spontaneous. ये फैक्टर एक सिंगल फैक्टर, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ये फैक्टर काफी नहीं है सारी प्रोसेसेस का स्पॉन्टेनियस नेचर एक्सप्लेन करने के लिए। इसका मतलब क्या है? हमें कोई और फैक्टर पढ़ना है, कोई और ड्राइविंग फोर्स हमें पढ़ना है,
कोई और एक्सटर्नल एजेंसी है जिसकी वजह से एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस या सम एंडोथर्मिक प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे दूसरा ड्राइविंग फोर्स, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये कौन सी प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस होती है, उनमें एक्चुअली मसला क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन चलो माना स्पॉन्टेनियस है क्योंकि उनमें एनर्जी रिलीज हो जाती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चलो माना एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उनमें एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, उनका बनना कैसे स्पॉन्टेनियस है वो हम दूसरे फैक्टर में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे दूसरा ड्राइविंग फोर्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।